हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीबीपी के इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 और 15 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 12 तक जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD। एक्स लिमिटेड एक बिजनेस है जो अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में 20% ऑफ बेसिक सैलरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD जो है पेंशन स्कीम में डाल रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। जो डीए है दोस्तों वो है 40% बेसिक सैलरी का, और इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जो बेसिक सैलरी में जो 40% डीए है वो पार्ट ऑफ पे जो है वो माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 36(1)(4)A। कौन सा सेक्शन है दोस्तों? 36(1)(4)A। तो वो सेक्शन में कितना डिडक्शन है ये हमको पता लगाना है। इफ़ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज एग्रीगेट टू 10 लाख। अगर बेसिक सैलरी जो है वो एग्रीगेट 10 लाख है तो वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40(A)(9) बी अट्रैक्टेड एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंस। अगर डिसअलाउंस होता है तो किस एक्सटेंट तक डिसअलाउंस हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉ बताता हूँ इसके रिलेटेड लॉ ये है दोस्तों कि अगर एम्प्लॉयर ने, आप ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर एम्प्लॉयर ने जो है एनपीएस में 80 CCD में जो भी न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के बदले में, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के बदले में, तो कितना डिडक्शन अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉयर को। एक्चुअल जितना कंट्रीब्यूट किया वो या तो 14% ऑफ सैलरी, पहले ये 10% था, अब हो चुका है ये 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ये दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा उतना डिडक्शन उसको मिलने वाला है। और उसको जो है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक ये जो पैसा इसने डिडक्ट किया है या फिर जो पैसा इसको जमा कराना है वो इसने कराया है तो उसको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों बेसिक सैलरी जो थी वो थी हमारी 10 लाख रुपए, और जो डीए था वो था 40% 10 लाख का। तो 10 लाख का 40% मेरा आ जाएगा 4 लाख। तो मेरा टोटल सैलरी 14 लाख रुपए हो गया। अब मैक्सिमम डिडक्शन जो है दोस्तों वो 14% जो है वो अलाउ किया जाएगा, उससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं किया जाएगा। विच एवर इज लोअर था, यानी 14% से ज़्यादा तो अलाउ नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम अगर मैं निकालूं इसका तो मैक्सिमम डिडक्शन इसने कितना होगा, 14 लाख का 14%, ये हो जाएगा आपका 1,96,000 मैक्सिमम डिडक्शन इतना इसको मिल सकता है, ठीक है। अब इसने एक्चुअल कितना कंट्रीब्यूशन किया है? एक्चुअल इसने किया है सैलरी का यानी 10 लाख रुपए का 20% यानी 2 लाख रुपए। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वर्ड लिखा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी उसने जो है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया 2 लाख का, जबकि मैक्सिमम डिडक्शन इसको मिलने वाला था 1,96,000 का, जो कि हमने 14% के रेट से निकाला है। और जो सैलरी हमने 14% के लिए ली है वो बेसिक प्लस डीए ली है, क्योंकि बेसिक प्लस डीए ही जो है यहाँ पर बताया गया है हमारे लॉ में, तो हमको उतना ही यहाँ पर कंसिडर करना है। तो जो अमाउंट डिस अलाउ हो गया वो हो गया दोस्तों 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये जो है वो यहाँ पर डिस अलाउ हो चुका है। ये था दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13, बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बोलता है एक बार ध्यान से देखेंगे। हरी एन इंडिविजुअल, हरी एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस कैरी करता है
परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी का, परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो है वो बिजनेस ये करता है। उसने लोन ले रखा है आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंडियन बैंक, दो जगह से लोन लिया है इसने। एंड नॉट पेड द इंटरेस्ट एज डिटेल्ड अंडर, और इंटरेस्ट पे नहीं किया। इससे मेरे को एक ही बात याद आती है कि 43 भी बोलता है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रीवियस ईयर 23-24 और 24-25 दोनों का इंटरेस्ट मिला के 15 लाख का इंटरेस्ट इसने पे नहीं किया। इंडियन बैंक का 30 लाख का इसने पे नहीं किया, यानी टोटल 45 लाख का इंटरेस्ट इसने अभी तक पे नहीं किया है। बोथ APSFC and Indian Bank, while restructuring the loan facilities of Hari during the year 24-25, converted the above interest payable by Hari to them as a loan repayable in 60 equal installment। अब बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने बोला तू तो पैसा दे नहीं रहा है, तो एक काम कर, ये जो टोटल 45 लाख रुपए का इंटरेस्ट हुआ है, इस इंटरेस्ट को हम लोग एक अलग लोन बना देते हैं और उसका अलग से इंस्टॉलमेंट पे कर। ठीक है, तो बैंक ने 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/25 हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट टू APSFC एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू इंडियन बैंक। अब 31/3/25 तक हरी ने खाली 5 इंस्टॉलमेंट पे किए थे आंध्र प्रदेश वाले बैंक को और 3 इंस्टॉलमेंट पे किए थे इंडियन बैंक को। ठीक है, अब हरी जो है क्लेम करता है एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख एज एन एक्सपेंडिचर वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एग्जामिन वेदर इस क्लेम इज वैलिड एंड इफ नॉट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी अलाउेबल। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको ये पूछना चाहता है कि क्या अगर किसी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है और उस इंटरेस्ट को बैंक ने लोन में कन्वर्ट कर दिया है तो क्या उसको पेबल माना जाएगा। तो आंसर इज नो, उसको पेबल नहीं माना जाएगा। पर जब वो लोन की EMI जो 60 मंथ के लिए की गई है उसको वो पे करेगा तो उसको पेड माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट आंध्र प्रदेश के और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक के पे किए हैं ना, उतना ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, बाकी कोई भी इंटरेस्ट जो है इसको अलाउ नहीं होगा। 45 लाख का कोई इंटरेस्ट इसको अलाउ नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं दोस्तों आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले सेक्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शन 43B क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B, any interest payable on the term loan to specified financial institution and any interest payable on any loans and advance to inter alia scheduled bank shall be allowed only in the year of payment of such interest irrespective of the method of accounting followed by the SSE. Whether there is default in payment of interest by SSE, such unpaid interest may be converted into the loan. Such conversion of unpaid interest into loan shall not be constituted as payment of interest। तो जो भी लोन में कन्वर्ट कर दिया गया अनपेड इंटरेस्ट को, अनपेड इंटरेस्ट था उसको इन लोगों ने दूसरा लोन बना दिया, उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43B। द अमाउंट ऑफ अनपेड इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड एज लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इन द ईयर विच द कन्वर्टेड लोन इज एक्चुअली पेड। जब वो एक्चुअली में पे होगा उस ईयर में उसको अलाउ किया जाएगा। इन द गिवन केस ऑफ हरी, द अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 15 लाख जो APSFC का था एंड ऑफ 30 लाख जो इंडियन बैंक का था वाज कन्वर्टेड इनटू द लोन। Such conversion would not amount to payment of interest and would not therefore be eligible for deduction in the year of such conversion. Hence, claim of Hari that the entire interest of 45 lakh is to be allowed as deduction in the year of conversion is not tenable, यानी उसको deduction नहीं दिया जाएगा 45 लाख रुपए का। The deduction shall be allowed only to the extent of repayment made during the financial year। जितना repayment किया है उतना allow किया जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो APSFC बैंक का टोटल इंटरेस्ट था 15 लाख, जिसको अगर मैं 60 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दूं तो ये 25,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनती है। अब इसने टोटल कितनी पे की थी, अगर आपको याद हो तो 5 पे की थी, यानी 1,25,000 टोटल इसने पे किया था आंध्र प्रदेश वाले बैंक को। वहीं मैं बात करूं इंडियन बैंक की तो 30 लाख का इंटरेस्ट था, 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो 50,000 जो है EMI बनती है।
और 50,000 इसने 3 बार पे किए यानी 1.5 लाख रुपए पे किए। टोटल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इसका आ गया 2,75,000, यानी इसको 45 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली 2,75,000 का मिलेगा, क्योंकि इसने पेमेंट ही 2,75,000 की है। ये था दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोलता है ये देखते हैं। विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट। फिल्म आर्टिस्ट है भाई साहब विनोद जी हमारे। हिज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन आर एस अंडर। फाइनेंशियल पर्टिकुलर 21-22, 22-23, 23-24, 3 साल का दिया। अगर आपको लॉ याद होगा तो पिछले 3 साल का हमको चेक करना रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन में 3 साल का दिया हुआ है। क्रॉस रिसिप्ट कितना है? 1,15,000, 1,80,000, 2,10,000। What is the obligation regarding maintenance of books of account for assessment year 25-26 under section 44AA of the Income Tax Act? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोफेशन के लिए अगर 1,50,000 से ऊपर रिसिप्ट है पिछले 3 साल का, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। पर इस केस में 1 साल का 1,15,000 है, बाकी साल का तो 1,50,000 के ऊपर है, 1,80 है और 2,10 है, पर 1 साल का जो है नीचे है, इसीलिए ये 44AA इसमें जो है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर जब ये बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तब उसको बुक्स इसीलिए मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि उसकी इनकम एसेस हो पाए। आइए देखते हैं क्या लिखा है। Section 44AA requires every person carrying on profession notified by the board in the official gazette to maintain such books of accounts and other document as may be enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of the Income Tax Act. As per Rule 6F, a person carried on a notified profession shall be required to maintain specified books of accounts if the gross receipt in all, यहाँ पे लिखा है all the 3 years immediately preceding the relevant previous year has exceeded 1,50,000, or if it is a new profession likely to exceed 1,50,000 in that previous year. In the present case, Vinod is a person carrying on profession as film artist, which is a notified profession. Since his gross receipts have not exceeded 1,50,000 in financial year 21-22, the requirement under 44AA to compulsorily maintain the prescribed books of accounts is not applicable to him. उसको applicable नहीं होता है। Mr. Vinod, however, required to maintain such books of accounts as would enable the assessing officer to compute his total income. उसको उतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जिससे उसकी टोटल इनकम जो है वो एसेस की जा सके। ये था दोस्तों हमारा बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18 के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।